गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवात। सही है। हमने चक्रवात के बारे में बात की थी। मौसम किस प्रकार का पाया जाता है, किस प्रकार की दशाएं पाई जाती है। आज हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के आधार पर उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी हम इसमें बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। हेडिंग डालेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उत्पत्ति के आधार पर उनके प्रकार। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के आधार पर 3 भाग पाए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं? 3। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में हमने बात की थी। वायु प्रणाली, तापमान, हम सब के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। कोई समस्या हो पहले वाला वीडियो देखना, फिर इसको देखना कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उत्पत्ति के आधार पर क्या पाए जाते हैं। चक्रवात के 3 प्रकार पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है तापीय चक्रवात। फर्स्ट कौन सा है? तापीय चक्रवात। तापीय, तापमान से संबंधित। देखिए क्या होता है, ये जो चक्रवात होते हैं वायुदाब तथा तापमान की असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? तापमान तथा वायुदाब की असमानता के कारण। वायुदाब की असमानता के कारण क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जो तापीय चक्रवात हैं वो वायुदाब तथा तापमान की असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जो उत्पन्न होते हैं अधिकांशतः जलीय भागों में उत्पन्न होते हैं। कह सकते हैं अधिकांशतः कहाँ उत्पन्न होते हैं? जल वाले क्षेत्रों पर उत्पन्न होते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात होते हैं तापमान तथा वायुदाब में असमानता पाई जाती है, जिसके कारण तापीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और ये जो चक्रवात होते हैं जलीय भागों पर ही उत्पन्न होते हैं या अधिकांशतः जलीय भागों पर उत्पन्न होते हैं। नॉर्वेजियन तथा ओखोटस्क जो सागर है वहाँ पर क्या होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं। नॉर्वेजियन और दूसरा है ओखोटस्क सागर, वहाँ पर क्या होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं। सेकंड बात करें, फर्स्ट है तापीय, दूसरा है गतिक चक्रवात। डायनेमिक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गतिक चक्रवात। गति होती रहती है। तापीय को बोलते हैं थर्मल साइक्लोन, गति को बोलते हैं डायनेमिक साइक्लोन। देखिए क्या होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो स्थलीय भागों पर होती है, लेकिन होती कब है? ग्रीष्म काल में। स्थलीय भागों पर उत्पत्ति होती है, कब होती है? ग्रीष्म काल में। गतिक हैं, गति करने वाले। गतिक जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? स्थलीय भागों पर होती है, ग्रीष्म काल में होती है। क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है? इसी समय स्थल तथा जल का जो सर्वाधिक तापीय अंतर है वो पाया जाता है। स्थल और जल का सर्वाधिक तापीय अंतर पाया जाता है। सर्वाधिक तापीय अंतर पाया जाता है तो उत्पन्न क्या होंगे? गतिक चक्रवात स्थलीय भागों पर उत्पन्न होते हैं और होते कब हैं? ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। स्थलीय भागों पर तापमान क्या हो जाता है? अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। स्थलीय भागों पर देखिए स्थल और जल दोनों हैं यहाँ पर, दोनों पर अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो तापमान कहाँ बढ़ेगा? स्थलीय भागों पर तापमान अधिक होगा। स्थल भाग पर तापमान अधिक होने से वायुदाब क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। और यही कारण है जो पवनें चलेंगी जल से स्थल की ओर चलेंगी। पवनें किधर से चलेंगी? जल से स्थल की ओर। जल से स्थल की ओर पवनें चलेंगी।
क्यों चलेंगे? देखिए क्या होता है, जो गतिक चक्रवात होते हैं स्थलीय भाग पर उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। जल और स्थल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो कौन सा भाग अधिक गर्म होगा? स्थल वाला भाग अधिक गर्म होगा। स्थल भाग अधिक गर्म होगा तो वायुदाब कैसा मिलेगा? जलीय भाग की तुलना में वायुदाब कम मिलेगा। सही है। स्थल भाग पर तापमान अधिक तो जलीय भाग पर वायुदाब तापमान कम पाया जाता है, और जलीय भाग पर तापमान कम तो वायुदाब अधिक पाया जाता है। तो ऐसे समय में जो हवाएं चलेंगी तो किधर से किधर चलेंगी? जल वाले भाग से स्थल वाले भाग की ओर पवनें चलेंगी। ठीक है। तीसरी बात करते हैं। ये हमने बात करी दो चक्रवात की। फर्स्ट था हमारा तापीय चक्रवात और दूसरा था गतिक चक्रवात। गतिक जो चक्रवात होते हैं क्या होता है? जल और स्थल के तापमान में अंतर पाया जाता है, सर्वाधिक अंतर पाया जाता है, और उस तापीय अंतर के कारण ही क्या होते हैं? जो गतिक चक्रवात हैं वो उत्पन्न होते हैं। और गतिक चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं तो स्थल और जल के जो तापमान की हम बात करें, स्थल भाग पर तापमान क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक पाया जाता है तो वायुदाब कम पाया जाता है, और यही कारण है कि जो पवनें चलती हैं जल भाग से स्थल भाग की ओर पवनें चलती हैं। तीसरी बात करेंगे। तीसरा है हमारा कौन सा चक्रवात? प्रवासी चक्रवात। तीसरा जो चक्रवात है उसको हम कौन सा नाम देंगे? प्रवासी चक्रवात। प्रवासी चक्रवात। उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। पहला था तापीय चक्रवात, दूसरा था गतिक चक्रवात और तीसरा है प्रवासी चक्रवात। अब हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है प्रवासी चक्रवात की, जिसको माइग्रेटरी साइक्लोन बोलते हैं। सूर्य ताप द्वारा उत्पन्न वायु की क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। सूर्य ताप द्वारा प्राप्त, सूर्य ताप द्वारा उत्पन्न वायु क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। यह क्रिया धरातल के किसी भाग पर भी हो सकती है। धरातल के किसी भाग का अचानक से अत्यधिक गर्म होने पर क्या होता है? यह जो चक्रवात है प्रवासी चक्रवात, उसकी उत्पत्ति होती है। तभी गर्म वायु क्या होती है? वायु गर्म होकर आकाश की ओर प्रवाहित होने लगती है। देखिए प्रवासी जो चक्रवात होता है उसमें क्या होता है कि धरातल का कोई भाग अचानक से बहुत अधिक गर्म होने लगता है और जो हवाएं हैं वो आकाश की ओर बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के जो चक्रवात आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? प्रवासी चक्रवात। कि वायु सूर्य ताप की क्रिया के कारण क्या होते हैं? इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। क्यों? उसका कारण इन्होंने बताया कि जो चक्रवात होते हैं धरातल का कोई भाग अचानक से अत्यधिक तेज गर्म हो जाता है, और तापमान अधिक होने से धरातल का कोई भाग अधिक गर्म होने से क्या होगा? वहाँ की जो वायु है गर्म होकर कहाँ चली जाती है? आकाश में चली जाती है, जिसके कारण क्या होती है? इन प्रवासी जो चक्रवात होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है। चक्रवात की हमने बात की थी कि चक्रवात कैसे आएगा। जैसे ही चक्रवात समीप आता है, पक्षाघात और कह सकते हैं कि हम बादल छा जाते हैं, वायुदाब का पारा गिरने लगता है, हवाएं अपनी दिशा बदलने लगती हैं, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर क्या बन जाता है? प्रभामंडल बन जाता है और हवाएं रुक जाती हैं। चक्रवात जो समीप आने लगता है, बादल फैलकर घने हो जाते हैं, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और कह सकते हैं कि शुरू में तो हल्की वर्षा होती है और बाद में मूसलाधार वर्षा पाई जाती है। एक नाम सुना होगा आपने चक्रवात का लैंडफॉल। चक्रवात का लैंडफॉल देखिए क्या होता है। चक्रवात का लैंडफॉल, देखिए चक्रवात का लैंडफॉल हम किसे कहेंगे? लैंडफॉल एक वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करता है और ज़मीन पर पहुंचता है, और ज़मीन पर पहुंचकर क्या हो जाता है? जैसे ही ज़मीन पर पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवात का लैंडफॉल। आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो तट से टकराते हैं और जैसे ही ज़मीन या कह सकते हैं महाद्वीप के आंतरिक भाग में आते हैं क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो लैंड का मतलब है ज़मीन, फॉल का मतलब गिरना। तो ऐसा कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, क्योंकि तट से टकराता है और महाद्वीप के आंतरिक भाग में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने यही चीज़ कही है कि चक्रवात का हम लैंडफॉल किसे कहेंगे? कि वही स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है क्या होता है? तट को पार कर ज़मीन पर पहुँचते हैं। ज़मीन पर पहुँचने का मतलब क्या है? चक्रवात का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवात का लैंडफॉल।
उसको हम क्या कहेंगे, चक्रवात का लैंडफॉल। तो ये था हमारा क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे। उसके प्रकारों की हमने बात की, उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, उसको 3 भागों में बांटा। गतिक चक्रवात, दूसरा था तापीय चक्रवात, तीसरा था प्रवासी चक्रवात। ठीक है, अलग अलग कारण भी बताए कौन सा कहाँ उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके अंतर का, कि मुख्य रूप से दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और इधर हम लिख लेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सही है। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं। आपको पता है कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उष्ण कटिबंधों में ही पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से दूर, मध्य तथा उच्च अक्षांशों में क्या पाए जाते हैं, जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं स्थल और सागर दोनों पर उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं स्थल और सागर दोनों पर उत्पन्न होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं किस पर उत्पन्न होते हैं, सागर पर। बताया था ना 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। फर्स्ट तो यही बात हम कहेंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं सागर और स्थल या जल और स्थल दोनों भागों पर उत्पन्न होते हैं, जबकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं सिर्फ सागरीय भाग पर ही, या हम कह सकते हैं कि जल पर ही उत्पन्न और विकसित होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, एक समदाब रेखाएं होती हैं। सही है, क्या होती हैं, समदाब, समान दाब वाली आइसोबार जिनको हम बोलते हैं, आइसोबार रेखाएं, समदाब रेखाएं कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। सही है, तो आपको आइसोबार भी याद रखना है, समदाब रेखाएं भी याद रखना है। समदाब जो रेखाएं होती हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में किस आकार की पाई जाती हैं, वी आकार की, और इसमें वर्ताकार। क्या लिखेंगे हम इसको, वर्ताकार बोल सकते हैं, पूर्ण वर्त बोल सकते हैं, गोलाकार बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। पूर्ण वर्त के रूप में पाए जाते हैं, गोलाकार पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो समदाब रेखाएं होती हैं वी आकार की पाई जाती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जो समदाब रेखाएं होती हैं गोलाकार पूर्ण वर्त होती हैं। ठीक है, थर्ड बात करेंगे वायुदाब प्रवणता की। वायुदाब प्रवणता, देखो मैंने आपको MB में बताया होगा, यहाँ पे मिलीबार 10 से 20 मिलीबार, कई बार 35 मिलीबार तक अंतर पाया जाता है, उसको बोलते हैं, जितना अधिक अंतर पाया जाता है उसको बोलते हैं दाब प्रवणता। सही है, उसको क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में जो दाब प्रवणता पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, हल्की पाई जाती है, और इसमें जो दाब प्रवणता पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है। सही है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जो वायुदाब जो प्रवणता पाई जाती है वह हल्की पाई जाती है, जबकि शीत कटिबंधीय चक्रवातों में जो दाब प्रवणता पाई जाती है वह तीव्र पाई जाती है। और यही कारण है कि दाब प्रवणता हल्की तो वायु वेग कम, वायु वेग क्या पाया जाता है, कम, 32 से 48 किलोमीटर ग्रीष्मकाल में, 32 शीतकाल में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि यहाँ पर हवाएं क्या पाई जाती हैं 120 किलोमीटर से भी अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। देखिए प्रति घंटे से भी अधिक, देखिए जब दाब प्रवणता अधिक होगी, मैंने आपको बताया था जितना दाब में अधिक अंतर पाया जाएगा उतनी ही पवनें तीव्र गति से प्रवाहित होंगी। तो यहाँ दाब प्रवणता क्या है, तीव्र पाई जाती है, तो उतनी ही जो हवाएं हैं वो तीव्र गति से भी प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ जो हवाओं की गति होती है 120 किलोमीटर पर आवर्स से भी यहाँ पर अधिक पाई जाती है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें तो इसमें जो वायु वेग है या जो प्रवणता है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, हल्की पाई जाती है।
इसलिए जो वायु वेग है वो भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। शीतोष्ण चक्रवात की आपने बात की होगी कि 32 से और 48 किलोमीटर हाईएस्ट क्या चलती हैं, पवनें चलती हैं, इससे तीव्र गति से पवनें नहीं चलती हैं। जबकि हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हरिकेन और टॉर्नेडो की अगर हम बात करें 800 किलोमीटर से भी अधिक तीव्र गति से पवनें चलती हैं, या एक सामान्य बात करें कि 120 किलोमीटर से अधिक तीव्र गति से पवनें चलती हैं। कारण क्या है, जितनी दाब प्रवणता में अधिक अंतर मिलेगा उतनी ही पवनें तीव्र गति से चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली रहती हैं, हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली रहती हैं। सही है। इसकी बात करें, इनका विस्तार बहुत कम पाया जाता है, विस्तार बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें, वर्षा धीरे धीरे होगी। कैसी होगी, होले होले। वर्षा धीरे धीरे होती है, कभी कभी तीव्र बौछार के साथ भी हो जाती है। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें वर्षा कैसी होती है, मूसलाधार होती है। वर्षा कैसी पाई जाती है, इसमें मूसलाधार होती है। देखिए क्या है, वायु वेग की बात करें, वायु वेग कम पाया जाता है। इसमें हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, 120 किलोमीटर प्रति आवर्स के चलती हैं। ये जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली रहती हैं। और दूसरा रीज़न बताया कि इनका विस्तार बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा कि हवाएं तीव्र होती हैं तो कम क्षेत्र पर रहती हैं, और हवाएं धीमे गति से रहती हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। वर्षा होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन कभी कभी तीव्र बौछार के रूप में भी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तीव्र बौछार के रूप में भी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। वर्षा वैसे तो हमेशा धीरे धीरे रहती है, इसलिए बड़े सघन क्षेत्र पर होती है, लेकिन कभी कभी तीव्र बौछार के साथ भी हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर वर्षा क्या होती है, वर्षा बहुत ही तीव्र गति से होती है। वर्षा तीव्र गति से होती है तो हम कह सकते हैं कि मूसलाधार वर्षा हो रही है। दूसरी बात करें, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हैं। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा कारण बताती हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा कि जो हमारी पवनें चलती हैं, यहाँ कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक। सही है। पवनों की दिशा क्या होती है, ये होती है पूर्व से, कह सकते हैं हम पश्चिम। इस वाले भाग में पवनें चलती हैं, कौन सी चलती हैं, पछुआ। पवनों की दिशा क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट। और इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इन क्षेत्रों में चलते हैं, इसलिए हवाओं की गति के साथ उनकी दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा होती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलते हैं, इसलिए उनकी हवा जो दिशा होती है वो क्या होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इनकी गति पाई जाती है। इन चीज़ों को आपको रटना नहीं है, नहीं ही आपको कन्फ्यूज होना है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कन्फ्यूज हो जाओगे। आप ये देखो कि उसकी स्थिति कहाँ है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, व्यापारिक पवनें चलती है, किधर से किधर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम। तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो भी कहाँ से कहाँ चलेंगे, पूर्व से पश्चिम। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। क्लियर है। सेकंड बात करते हैं, जो शीतोष्ण चक्रवात हैं आपने इसकी बात की होगी, दो वाताग्रह पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना, एक उष्ण वाताग्रह, दूसरा शीतोष्ण वाताग्रह। और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वाताग्रह क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वाताग्रह क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, या वाताग्रह नहीं पाए जाते। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसमें दो वाताग्रह पाए जाते हैं, एक शीत वाताग्रह, दूसरा उष्ण वाताग्रह। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जो वाताग्रह होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, या उनकी अनुपस्थिति पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं, कौन सा मौसम प्रभावी रहता है, शीत। तो ये जो चक्रवात आते हैं शीत ऋतु में अधिक आते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात आते हैं कब आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं वो कौन सी ऋतु में आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आते हैं।
देखिए इसके लिए एक सागर तल पे आते हैं 27 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए एक सीधी सी चीज़ आती है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है शीत ऋतु में कैसे आएंगे, क्या हमें 27 डिग्री तापमान शीत ऋतु में प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कब आते हैं? ग्रीष्म काल में आते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उसके लिए अनुकूल दशाएं हैं वो ग्रीष्म काल में बनती हैं, क्योंकि जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगे तो जब सागर तल का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से क्या चाहिए, हमें अधिक चाहिए। और ऐसी जो दशाएं हैं वो कब बनती हैं? ग्रीष्म ऋतु में बनती हैं। इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो ग्रीष्म काल में आते हैं, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो कौन सी ऋतु में आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पवनों की दिशा की बात करें। पवनों की दिशा वाताग्रह पर तीव्रता से प्रवाहित होती है। शीतोष्ण चक्रवात में जैसे ही उष्ण वाताग्रह जाता है तो इसमें जैसे ही जो हवा की दिशा की बात करें, वाताग्रहों के कारण हवा में क्या कह सकते हैं कि वाताग्रह पर तीव्रता से प्रवाहित होती है, कि वायु की दिशा वाताग्रह पर तीव्रता से प्रवाहित होती है। जैसे ही वाताग्रह चेंज होता है तो कह सकते हैं कि मौसम या हवाओं की दिशा में भी क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। लेकिन अगर उष्ण कटिबंध चक्रवात की हम बात करें तो इसमें जो हवाएं पाई जाती हैं चक्राकार रूप में पाई जाती हैं। और सेकंड लास्ट बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो चक्रवात के केंद्र में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता जहां पवन तथा वर्षा बिल्कुल रुक जाए। इस अगर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हम बात करें तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कोई भी ऐसा भाग नहीं होता जहां वर्षा तथा पवन रुक जाए। मतलब चक्रवात के आगे पीछे मध्य हर भाग में क्या होती हैं? वो पवनें या वर्षा होती रहती है। जबकि अगर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें, मैंने आपको बताया था कि चक्रवात का जो केंद्र होता है जिसको हम बोलते हैं चक्षु, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चक्षु या नेत्र कहते हैं, जहां वायु शांत होती है और वर्षा रुक जाती है। जैसे ही चक्रवात का केंद्र आता है क्या हो जाती है? वर्षा रुक जाती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। कह सकते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसके केंद्र में ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जहां वर्षा नहीं होती है या बिल्कुल वर्षा रुक जाती है या पवन रुक जाती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात का जो केंद्र होता है, चक्रवात की जो आंख होती है, चक्रवात का जो नेत्र होता है, वहाँ पर वायु कैसी होती है? शांत पाई जाती है और वर्षा वहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, ये हमने दोनों का क्या किया था? तुलनात्मक अध्ययन किया था, जो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध को अच्छे से यहाँ डिफाइन करते हैं। मैप कौन सा भी आ जाए ताकि आप उसको आसानी से उसके साथ आप उसको बता सकते हैं। एक बार वापस से मोटा मोटा रिपीट कर देती हूँ। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंध सिर्फ सागर पर उत्पन्न होते हैं। देखिए फर्स्ट तो हम ये बात करेंगे कि उत्पन्न कहाँ होते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं मध्य तथा उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शीतोष्ण जहाँ जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। सेकेंड बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं स्थल और जल दोनों भागों पर उत्पन्न होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो सिर्फ सागरीय भाग पर, जलीय भाग पर ही उत्पन्न होते हैं और तट के समीप या तट से टकराकर महाद्वीप के आंतरिक भाग में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम चक्रवात का लैंडफॉल भी कहते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है उस समय जो तापमान चाहिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब इतना तापमान हमें कहाँ मिलेगा? ग्रीष्म काल में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो कब उत्पन्न होते हैं? ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतकाल में उत्पन्न होते हैं। आकार की बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वी आकार के होते हैं। सही है, उनकी जो समदाब रेखाएं होती हैं उनकी आकृति किस प्रकार की पाई जाती हैं? वी आकार की पाई जाती हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसमें समदाब रेखाएं क्या पाई जाती हैं? गोलाकार पूर्ण वर्त के रूप में पाई जाती हैं। सही है, गोलाकार पूर्ण वर्त के रूप में पाई जाती हैं। दाब प्रवणता की बात होती है। दाब प्रवणता मिलीबार में मापा जाता है। दाब प्रवणता का अर्थ होता है दाब में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता। दाब का ढाल भी बोलते हैं। दाब प्रवणता हम किसे कहेंगे? कि वायु दाब में जो अंतर पाया जाता है उसको बोलते हैं हम दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता की अगर बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में दाब प्रवणता कम पाई जाती है, जिसके कारण पवनें जो चलती हैं कम गति से चलती हैं।
सही है। पवनें क्या चलती हैं, कम गति से चलती हैं, दाब और प्रवणता कम पाई जाती है, तो वायु का वेग क्या होता है, हल्का होता है, मंद होता है, और यही कारण है कि ये हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलकर चलता है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें किसकी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, इसमें जो हवाओं का वेग है, कह सकते हैं कि जो दाब प्रवणता पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है। तो जो हवाओं का वेग है वो भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वायु दाब में जितना अधिक अंतर पाया जाएगा पवनें ही उतनी ही तीव्र गति से चलती हैं, और वायु में कह सकते हैं वायु दाब में अंतर कम पाया जाता है या दाब प्रवणता कम पाई जाती है, तो पवनें उतनी तीव्र गति से नहीं चलती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसमें जो दाब प्रवणता पाई जाती है वो तीव्र पाई जाती है, इसलिए जो हवाएं चलती हैं वो भी तेज़ गति से चलती हैं, 120 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती हैं। अब हवाएं तेज चलेंगी तो उनका जो विस्तारित जो क्षेत्र होता है वो क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा नोट करें, जितनी पवन तेज होगी या जितनी हवाएं तेज होगी या कह सकते हैं कि जितनी वर्षा अधिक तेज होगी वो कम क्षेत्र पे रहती है, और वर्षा अगर धीरे धीरे हो रही है तो उसका जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो क्या है, तीव्र गति से चलती हैं, इसलिए उनका जो विस्तार है वह बहुत कम पाया जाता है। अब कई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों क्या करते हैं में फैलती हैं, तो वर्षा धीरे धीरे होती है, कई बार तीव्र बौछार के रूप में भी वर्षा हो जाती है, लेकिन इसमें जो वर्षा होती है वह तीव्र गति से वर्षा होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि मूसलाधार वर्षा भी होती है। अगर तीव्र वर्षा होती है तो जो वर्षा होने की अवधि होती है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण भी हम बोल सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होते हैं, वो प्रवाहित होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक पवनों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोरियालिस बल का क्या पाया जाता है, उन पर प्रभाव पाया जाता है, और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि जो कोरियालिस बल है भूमध्य रेखा पर शून्य लगता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक लगता है। यही कारण है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होते हैं। और लास्ट हमने बात करी कि शीतोष्ण चक्रवात में दो वाताग्रह पाए जाते हैं, एक उष्ण वाताग्रह दूसरा शीत वाताग्रह, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनमें वाताग्रहों की अनुपस्थिति पाई जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई वाताग्रह उत्पन्न नहीं होता है। और लास्ट हमने बात करी उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा क्वेश्चन है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में दाब प्रवणता कौन से चक्रवात में अधिक पाई जाती है, सही है, और हवाओं की गति कौन से चक्रवात में अधिक पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। ये 3 या 4 क्वेश्चन हैं जिनका आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।